हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज का हम क्लास में क्या देखने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम देखेंगे रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमारा आज का जो क्लास है ये आखिरी लेक्चर होगा किसका? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स का। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। दो नॉन मेटल के बीच किस तरह का रिएक्शन होता है ये हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। नॉन मेटल से नॉन मेटल्स के बीच का। ठीक है, आगे चलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्शन बिटवीन थोड़ा सा मेटल का और नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन का हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। किसके बारे में? रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल का। आप लोगों को पता है अगर तुम्हारा रिएक्शन होगा, अगर आपका क्या होगा? रिएक्शन होगा, किसके किसके बीच होगा? मेटल और नॉन मेटल के बीच। अगर हमारा रिएक्शन होता है किसके किसके बीच? मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच क्या होता है? रिएक्शन होता है। तब किसका फॉर्मेशन होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को और हम क्या कह रहे थे? आयोनिक बॉन्ड कह रहे थे। क्या कह रहे थे? आयोनिक बॉन्ड कह रहे थे। आयोनिक बॉन्ड को और क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? साथ ही साथ ये भी कह रहे थे जहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या फिर पोलर बॉन्ड, वहाँ पर जो केमिकल स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह रहे थे या फिर आयनिक कंपाउंड कह रहे थे या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। मतलब अगर तुम्हारा प्रेजेंस होगा, अगर तुम्हारा प्रेजेंस होगा किसका? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या फिर कौन सा बॉन्ड होगा? या फिर आपका आयोनिक बॉन्ड होगा या फिर कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर बॉन्ड होगा। तब यहाँ पर जो तुम्हारा केमिकल स्पेसिस होगा, कोई सा भी जो स्पेसिस का फॉर्मेशन हुआ है, कोई सा भी जो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते थे। उसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड कह रहे थे। उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? आयनिक कंपाउंड कह रहे थे। उसी को हम लोग पोलर कंपाउंड कह रहे थे। उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? पोलर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? सबसे खास बात, जो भी आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंटेन रखता है, कोई केमिकल स्पेसिस, कोई भी केमिकल स्पेस जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी केमिकल स्पेस जिसके अंदर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब मेरा सिंपल कहने का ये हुआ कि कोई सा भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया या फिर पोलर कंपाउंड हो गया, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इसके बाद आप लोग को ये भी पढ़ाया गया था कि जहाँ पर भी रिएक्शन होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच, जहाँ पर भी रिएक्शन होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच, वहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक बार फिर से इतनी चीज़ों को रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। हमें क्या पढ़ना है? रिएक्शन पढ़ना है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा किसको रिवाइज किया? रिएक्शन को रिवाइज किया। वो रिएक्शन को रिवाइज किया जो मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है, पोलर बॉन्ड कहलाता है। ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड है ये एक ही बॉन्ड है। और ये कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोई सा भी वैसा केमिकल स्पेसिस, कोई सा भी वैसा केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, या तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो या तो तुम्हारा फिर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस केमिकल स्पेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हो, आयनिक कंपाउंड को या फिर पोलर कंपाउंड को, तीनों के तीनों एक ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? जहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिस भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, या फिर उसी को आयनिक बॉन्ड कह रहे थे या फिर उसी को पोलर बॉन्ड कह रहे थे, ये कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, जहाँ पर ही आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है?
कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे थे कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा था, ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। हेयर रिएक्शन अकर्स अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी। मतलब सारे के सारे मेटल्स क्या चाह रहे थे कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए। ये हमारा रिएक्शन था मेटल का और नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन है। अब हम लोग देखेंगे किसको, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन देखेंगे। इतना रिवाइज करने के बाद चीज़ें आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो मिटाते हैं, आगे चलते हैं। या नीचे लिखा जाए, चलो नीचे लिखते हैं। चलिए समझिएगा, अब हमारा टॉपिक आज का शुरू हो रहा है नाउ। हमें क्या देखना है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन को क्या करना है, देखना है। समझिएगा, अगर कहीं पर भी तुम्हारा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। उसे ही हम और क्या कर सकते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। इसे अच्छा से लिखते चलते हैं। व्हेन रिएक्शन occurs between non-metal and non-metal then formation of covalent bond, इसी को और क्या कह सकते हैं, नॉन आयोनिक बॉन्ड, या फिर इसी को और क्या कह सकते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड विल अकर्स। ध्यान रखिएगा, ये जो भी बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉन आयनिक बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ये वीक होता है किसके तुलना में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के तुलना में। कोवैलेंट बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। किसके तुलना में, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो आपको कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। जिस तरह से किसी भी दो मेटल्स के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर जो नया केमिकल स्पेस का फॉर्मेशन होता है, जो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं, फिर पोलर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। उसी तरह से अगर दो नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, नॉन आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड को और क्या कह सकते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं। नॉन आयनिक कंपाउंड को और क्या कह सकते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। when कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन आयनिक बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड is present in any chemical species or compound then such chemical species ऊपर का इरेज किया जा रहा है, then such chemical species are known as then such chemical species or compound are known as
आर नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। उसे और क्या कह सकते हैं? नॉन आयनिक कंपाउंड। उसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? नॉन आयोनिक कंपाउंड। नॉन आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं। इसी को और क्या कह सकते हैं हम लोग? नॉन पोलर कंपाउंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? जिस तरह से दो मेटल और नॉन मेटल के बीच जो रिएक्शन होता है वो किसके अकॉर्डिंग? ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। उसी तरह से जो दो नॉन मेटल के बीच भी रिएक्शन होगा वो भी किसके अकॉर्डिंग? ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ही होगा। चलो नीचे ही मिटाते हैं। Here in case of two non-metals reaction also occurs according to octet theory। किसके अकॉर्डिंग होता है? ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। मतलब हर एक एटम ये चाहेगा कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। दैट मीन्स each and every atoms try to gain 8 electron in their own outermost orbit। जिस तरह से एक मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन हो रहा था तो वहाँ पे कौन से थ्योरी के अकॉर्डिंग? ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हो रहा था। मतलब दोनों के दोनों ये चाह रहे थे कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। उसी तरह से अगर कहीं पे दो नॉन मेटल के बीच में क्या होगा? रिएक्शन होगा तो वो भी किसके अकॉर्डिंग? ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब यहाँ पर भी ये दोनों चाहेंगे कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? बात आता है किसको छोड़ करके? यहाँ पे बात आता है हाइड्रोजन का और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? आपके नॉन मेटल है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन आने वाला नहीं है। ये अपना डिप्लेट कंप्लीट करता है, मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है और फाइनली हाईली स्टेबल हो जाता है। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये क्या करता है? दे कंप्लीट्स its own duplet। that means they gains 2 electron in their own outermost orbit and become हाईली स्टेबल। क्या हो जाता है? हाईली स्टेबल हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इसके बाद बात आता है कि सर जो मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन हो रहा था वो कैसे हो रहा था? वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था बच्चों, वो कैसा हो रहा था? कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा था। कैसा ट्रांसफ़र? कंप्लीट ट्रांसफ़र हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र ना होकर के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफ़र ना होकर के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार फिर से, मेटल और नॉन मेटल के बीच अगर रिएक्शन होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, मतलब किसी एक का इलेक्ट्रॉन पूरा दूसरे के पास जा रहा होगा। लेकिन अगर दो नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। चलिए इस पॉइंट को भी लिखते हैं, नीचे का इरेज करते हैं, थोड़ा सा नोट कर लो। चलो
चलिए समझिएगा, चलिए समझिएगा। बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल there are complete transfer of electrons will occurs। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। बट इन केस ऑफ two non-metals, but in case of two non-metals, there are no any transfer of electron, transfer of electron will occurs here between the non-metals, sharing of electron, क्या होता है, sharing of electrons will occurs। यहाँ पे क्या होता है, sharing of electrons होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। एक मेटल और नॉन मेटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जबकि नॉन मेटल्स के बीच क्या होता है, तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर रहा है, उस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जबकि एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होने वाला नहीं है। वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिले तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का। कौन सा बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अगर केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी आपको कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिले तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। कौन सा बॉन्ड का, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलो इसको भी लिखते चलते हैं। सर मज़ा नहीं आ रहा, अभी मज़ा देते हैं बाबू, थोड़ा सा थ्योरी लिखवाने के बाद। एक बार थोड़ा सा थ्योरी लिखवा देते हैं, उसका फील देते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है, मज़ा आएगा। चलो समझना, अगर कहीं पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन किसका होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर कहीं पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कहीं पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, फॉर्मेशन ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट में, ऐसे। तब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद ध्यान रखना, जब भी रिएक्शन होगा किसके बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच, किसके बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होगा, तो वहाँ पे आपका आयंस वगैरह का फॉर्मेशन होता है, मतलब चार्जेस वगैरह का फॉर्मेशन होता है। जबकि जहाँ पर भी तुम्हारा फॉर्मेशन होगा कोवैलेंट कंपाउंड का, किसका फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट कंपाउंड का या फिर कोवैलेंट बॉन्ड का, यहाँ पे किसी तरह कोई आयंस वगैरह का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है, किसी तरह कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है। हालांकि आगे क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि जो आपका कोई सा भी कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोई सा भी जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है वो 100% कोवैलेंट नहीं होता, उसके अंदर आयनिक नेचर भी रहता ही रहता है। और इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी कहीं पे आपका कोई कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे दोनों के बीच कहीं ना कहीं पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ ही जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड 10th के अकॉर्डिंग हमें उतना डीप में नहीं जाना है, हमें ये मान करके चलना है कि अगर कहीं पे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होगा, चार्जेस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर कहीं पे दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज का फॉर्मेशन होने वाला नहीं, किसी तरह कोई आयंस का फॉर्मेशन होने वाला
नहीं है। लेकिन आगे क्लास में जैसे आप क्लास 11th में जाइएगा वहाँ पे आपको पढ़ना होता है फजान्स रूल। कौन सा रूल? फजान्स रूल। फजान्स रूल हमें क्या कहता है कि कोई सा भी कोवेलेंट कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता है, साथ ही साथ वो 100% नॉन आयनिक भी नहीं हो सकता है। मतलब उसका सिंपल कहना है कि कोई सा भी कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नेचर का नहीं होगा, उसके अंदर आयनिक नेचर थोड़ा ना थोड़ा सा रहता ही है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आप कोवेलेंट कंपाउंड देख रहे हैं जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर ही पार्शियल चार्ज का फॉर्मेशन होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज का वहाँ पर ही फॉर्मेशन होता है। फजान्स रूल के बारे में आपको अगर याद रखना है तो बस इतना ही ध्यान रखना है। फजान्स रूल क्या कहता है कि कोई सा भी कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नेचर का नहीं होता है, वो अपने अंदर थोड़ा सा आयनिक नेचर रखता ही रखता है। मतलब उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चार्ज का फॉर्मेशन होगा, पार्शियल चार्ज का फॉर्मेशन होता ही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और उस पार्शियल चार्ज के कारण वहाँ पर भी थोड़ा सा कौन सा प्रॉपर्टी आता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी होता है। और फाइनली वहाँ पर भी थोड़ा सा उसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इस पॉइंट को भी नोट करते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहा जाता है? when reaction occurs between metal and non-metals, then there is formation of ions will occurs. That means formation of positive and negative charge will occurs. But when reaction occurs between non-metal and non-metal, then there is no any formation of ions will occurs. यहाँ पे किसी तरह कोई आयंस का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है. That means formation of positive and negative charge will not occurs here. यहाँ पे किसी तरह कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है. एक बार फिर से
अगर रिएक्शन किसके किसके बीच होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच होगा, तो वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे चार्ज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर रिएक्शन नॉन मेटल के बीच में होगा तो वहाँ पे किसी तरह कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी तरह कोई चार्ज का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। लेकिन समझना नोट पॉइंट करके, बट अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, no any ionic compound, no any ionic compound is 100% ionic and no any covalent compound is 100% covalent, 100% covalent। इसका मतलब क्या हुआ? That means ionic compound have also the property of covalent compound and covalent compound also have property of ionic compound। फजान्स रूल क्या कहता है? फजान्स रूल बस इतना कहता है कि कोई सा भी आयनिक कंपाउंड है वो 100% कभी आयनिक नहीं हो सकता है, और कोई सा भी जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो 100% कोवेलेंट नेचर का नहीं हो सकता है। मतलब जो आपका आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर किसका प्रॉपर्टी है? कोवेलेंट कंपाउंड का भी प्रॉपर्टी है, और जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड है उसके अंदर किसका प्रॉपर्टी? आयनिक कंपाउंड का भी प्रॉपर्टी है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है, पूरा चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है। उन पार्शियल चार्जेस के बीच किसका फॉर्मेशन होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस कारण से उसके पास कौन सा नेचर आ जाता है? थोड़ा सा आयनिक नेचर भी आ जाता है। चलो इसको भी लिखते चलते हैं। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? बोर्ड को इरेज करना, बाकी सब ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। That means we can say that during the formation of covalent bond और covalent compound, there are partial positive and partial negative, partial positive and partial negative charges developed on them, partial positive and partial negative are developed on them, due to which between these partial charges ionic bond is formed। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयनिक बॉन्ड इज formed, and hence covalent compound
also contains the property of ionic कंपाउंड पार्शियली, थोड़ा सा पार्शियली, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। That means we can say that during the formation of covalent bond, जब कभी कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उनके ऊपर किसका फॉर्मेशन होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। और इन्हीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इन्हीं पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बीच किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो भी किसका प्रॉपर्टी रखता है, अपने पास थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी रखता है। कैसा, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा, पार्शियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग अपने पास रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि पार्शियल चार्ज डेवलप क्यों होता है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, इसी कारण से पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। बात आता है कि पार्शियल चार्ज के डेवलपमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन शिफ्ट क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण थोड़ा सा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है और फाइनली चार्ज का डेवलपमेंट होता है। इसको भी चलो लिख देते हैं ना, here partial charges developed on the two different non-metals due to partial shifting of the electrons, and here partial shifting of electrons occurs due to, and here partial shifting of electrons occurs due to, difference in electronegativity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण क्या होता है, थोड़ा सा पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। इस पॉइंट को एज सच एज रट जाना है, ये वाला आखिरी का जो नोट पॉइंट है इसको एज सच एज क्या कर लेना है, रट जाना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना। चलो आगे चलते हैं, अब देखेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन आखिर होता है कैसे, ये कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन आखिर कैसा होता है। चलो मिटा दें, हेडिंग है ना, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल लेते चलते हैं। सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, CH4 मीथेन कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। तुम बात कर लो कार्बन डाइऑक्साइड का, कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है। आप बात कर लो H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। इसके अंदर तुम्हारा हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं किसका, PH3 का, फॉस्फेन का। आप बात कर लो NH3 का, अमोनिया का। ये सारे के सारे कैसे कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। इनका फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मेशन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कुछ का देखेंगे, सबका नहीं देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं।
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कितना होगा 2 और 4, मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा से लिखते हैं थोड़ा सा ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें ना, के सेल एल सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो स्टेबल स्टेट में जाने वाला नहीं है, तब तक वो स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा। अब दोनों क्या चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना, लेकिन देखिए ये तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन रखे बैठे, 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन, कहाँ अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब कार्बन के लिए दिक्कत की बात यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन ना ही तो देना चाहता है किसी को, ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहता है, मतलब ये कंप्लीट ट्रांसफर कभी करने वाला नहीं है। जब भी करेगा तो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी आप लोग को क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया था कि अगर 2 नॉन मेटल है तो उसके बीच जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। याद रखिएगा यहाँ पर भी कौन सा इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। हियर ऑल्सो the electron of outermost orbit takes part in the chemical reaction, or we can say that in the formation of, or we can say that in the formation of कोवेलेंट बॉन्ड। देखिएगा कैसे, समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, कार्बन लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कार्बन। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 2 है, क्योंकि हम किसका फॉर्मेशन कराने जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन कराने जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा दूर बनाते हैं, अच्छा लगेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसी तरह से ये वाला भी ऑक्सीजन, तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। क्या ये अभी अपने आप में स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल अभी नहीं है। क्या ये भी अपने आप में स्टेबल है, नहीं, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक ये स्टेबल होने वाला नहीं है। इधर देखो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी तरह से ये कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर ले तो फाइनली इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करवा लिया, कार्बन से। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट क्या हो गया बेचारे का, कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। उसी तरह से देखा जाए, अगर आप इसका देख लेते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले, किसके इलेक्ट्रॉन के साथ, कार्बन के साथ। तो ये वाला भी ऑक्सीजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया, तो फाइनली इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसी तरह से इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इसके साथ शेयर किया और फाइनली इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो कैसा हो गया, स्टेबल हो गया, मतलब पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, आगे समझिएगा। बात आता है किस कार्बन का। कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है अभी, इसको अभी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये क्या करेगा बाबू, ऐसे करके घेरेगा, देखो ये ऐसे करके घेरेगा। ये कहेगा ऑक्सीजन तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दो, इसको कहेगा तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दो। अब देखो कितना अच्छा कहानी बन गया। इस ऑक्सीजन को देखिए, इसके पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया, अपना कार्बन के साथ शेयर कर लिया। किसके साथ, कार्बन के साथ शेयर किया और फाइनली अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसी तरह से नीचे वाला ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, इसने कहा कार्बन को कि तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमारे साथ शेयर कर लो, फाइनली इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन था, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इस कार्बन ने ऊपर वाले ऑक्सीजन को कहा कि तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो, और इस कार्बन ने नीचे वाले ऑक्सीजन को भी कहा तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो। फाइनली सब का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए गिनिए, ये आपका ऑक्सीजन है 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये आपका कार्बन है 2 2 4 2 6 2 8। सब का ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो चुका है,
कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से, ये कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 4 था। हमने 2 ऊपर लगा दिया, 2 नीचे लगा दिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 6 था। 2 4 6, नीचे वाले में भी 2 4 6। इस ऑक्सीजन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसने कार्बन को कहा, कार्बन तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो ताकि हम स्टेबल हो सके, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। बोला ठीक है भाई, कर दिया शेयर, इसका काम खत्म हो गया, स्टेबल हो गया। नीचे वाला भी कहा कार्बन को कि कार्बन मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। बोला ठीक है, ले लो भाई, स्टेबल हो गया ये भी, नीचे वाला भी। ठीक है, उसके बाद कार्बन कहता है कि मेरे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, अब तुम दोनों मिलकर के 2 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो खुद, और हमें भी क्या कर दो? स्टेबल कर दो। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसने ऊपर वाले को कहा कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो। कहो चलो ठीक है, कर देते हैं। ये नीचे वाले का कहा तुम भी मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो। बोला चलो कर देते हैं। फाइनली ये सभी के सभी अब क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे? फाइनली फॉर्मेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। 2 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? शेयर हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ना, वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। उसी तरह से अगर हो जाए तुम्हारा 1 1 इलेक्ट्रॉन, कैसा हो जाए? एक एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारा शेयर हो जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? शेयर हो जाए, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से अगर कहीं पे तुम्हारा 3 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए शेयर, 3 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? शेयर हो जाए, तब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का। बात आता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है? ऐसा होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है? ऐसा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है? ऐसा होता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। जहाँ पे तुम्हें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोले दिखे, जहाँ पे आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखे, इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ऐसे करके लिखते हैं यहाँ पे, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। कितना बॉन्ड? डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। एक को सिग्मा कह दो, एक को क्या कह दो? सिग्मा। दूसरे को पाई कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? पाई। दूसरे को क्या कहते हैं? पाई। इसे क्या कहते हैं? पाई कहा जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। अगर यहाँ पे तुम्हारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा, इसके बाद का जितना भी बॉन्ड है वो सभी के सभी पाई। कौन सा बॉन्ड? पाई। ये भी तुम्हारा पाई हो गया, ये वही तुम्हारा क्या हो गया? पाई हो गया। याद रखिएगा, जहाँ पे आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है वहाँ पे केवल एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कितना सिग्मा बॉन्ड? एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा, तो दूसरा कौन सा? पाई बॉन्ड। अगर कहीं पे आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो वहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखो कोवैलेंट बॉन्ड में कहानी आता है बॉन्ड लेंथ का। किसका आता है? बॉन्ड लेंथ का। मतलब बॉन्ड का लंबाई कितना है। जहाँ पर भी तुमको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखे ना, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये जो ऐसे करके सिंबल लगाते हैं इसे एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है? 10 to the power -10 मीटर। कितना मीटर? 10 to the power 10 मीटर। ठीक है, तो जहाँ पर आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखे, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं ना, जहाँ पर आपको क्या दिखे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखे, उसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। जहाँ पर आपको डबल कोवैलेंट बॉन्ड दिखे, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। जहाँ पे आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड दिखे, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.20 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होता है बॉन्ड लेंथ उतना ही, बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। चलो समझना, इसको मिटाते हैं ऊपर का। समझना, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ऐसे लिखा जाता है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर कट रहा होगा जी, यहाँ से लिखते हैं
यहाँ से लिखते हैं बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ कोई दिक्कत है यहाँ तक? बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड का शक्ति, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसको मिटा रहे हैं, एंगस्ट्रॉम होता है, ट्रॉन नहीं होता है, एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM। गलती लिखे तो सुधार लीजिए, हो गया। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर कहीं पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गया, मतलब बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा हो गया, तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कमेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? मतलब अगर कहीं पे बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मतलब वो वाला बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर कहीं पे तुम्हारा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। कैसा होगा, वीक होगा। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, इसको इरेज कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ठीक है, और अगर तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, डाउनवर्ड एरो का मतलब कम है, तो बॉन्ड कैसा है, वीकर बॉन्ड है, कमज़ोर बॉन्ड है। अब बताओ बॉन्ड लेंथ सबसे कम कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सिंगल बॉन्ड के केस में। जहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम, वो वाला बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, वो वाला बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। मतलब अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का, मतलब कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, तब कहानी क्या बन के आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे कमज़ोर सिंगल बॉन्ड, सबसे कमज़ोर सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने पास रखना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना होगा, ये ऐसा कुछ दिखता है हमारे लिए। ये तुम्हारा क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन इधर जुट गया और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन इधर जुट गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? यहाँ पे गिनने के लिए कहता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो पहला वाला सिग्मा, दूसरा वाला पाई, पहला वाला सिग्मा, दूसरा वाला पाई। मतलब यहाँ पे बात करेंगे टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या का तो 2 आएगा, और यहाँ पे बात करेंगे टोटल पाई बॉन्ड का संख्या का तो वो भी कितना आएगा, 2 आएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन अपने पास हमेशा क्या करना है, रखे रहना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं आगे। एक एग्जाम्पल आपके लिए और करवाया जाता है, फिर क्लास को क्लोज किया जाएगा आज का। चलो हो गया यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ CH4 देख लेते हैं। किसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, CH4 का फॉर्मेशन देख लेते हैं। चलिए अगला हम किसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, CH4 का। CH4 का फॉर्मेशन देख लेते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, अब तो याद हो गया है, 2 और 4 आता है। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। एक बार फिर से, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है। कितना है, 1 ही है। ठीक है, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो समझना, फील, ये आपका कार्बन है, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे हुए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। हमें तो पता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोजन आया अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, ऐसे करके इधर से भी हाइड्रोजन आ गया,
इधर से भी हाइड्रोजन आ गया, इधर से भी हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन ने कहा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा और हम भी हाईली स्टेबल हो जाएंगे। बोला ठीक है। अपना ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इसका ड्यूप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप लोग कभी पढ़ाए थे ना कि दो ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करके हाईली स्टेबल स्टेट में चला जाता है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। इसका ड्यूप्लेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसका ड्यूप्लेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। उसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन कहता है कार्बन को कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरे साथ शेयर कर दो तो मेरा भी ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा और हम भी क्या हो जाएंगे? हाईली स्टेबल। इसका भी क्या हो चुका है? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ड्यूप्लेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ये वाला हाइड्रोजन कहता है कार्बन को कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो, हम भी क्या हो जाएंगे? हाईली स्टेबल हो जाएंगे। इसका भी क्या हो चुका है? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है। इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है। ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह से इसका कहानी देख लेते हैं। ठीक है। इसका भी क्या हो चुका है? ड्यूप्लेट अब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ई हाइड्रोजन भी कार्बन को कहता है तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरे साथ शेयर कर दोगे तो मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा और हम हाईली स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाईली स्टेबल। किसी का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है तो वो क्या होता है? हाईली स्टेबल हो जाता है। हाईली स्टेबल हो गया है। ठीक है। ये वाला भी ड्यूप्लेट कंप्लीट करके क्या हो गया? हाईली स्टेबल हो गया है। हाईली स्टेबल हो गया है। ये वाला भी ड्यूप्लेट कंप्लीट करके क्या हो चुका है? हाईली स्टेबल हो चुका है। अब इसको और किसी के साथ रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी अपना क्या कंप्लीट कर लिया? ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। ड्यूप्लेट कंप्लीट किया और क्या बन गया? हाईली स्टेबल हो गया। और क्या हो गया? हाईली स्टेबल हो गया। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना। लेकिन बात गड़बड़ा गया कार्बन के साथ। कार्बन कहता है तुम लोगों ने तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, हमें भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तुम चारों के चारों जो है ना अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो। कौन कहता है? कार्बन। कार्बन कहता है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम चारों मिल करके अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करोगे तो मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और हम भी क्या हो जाएंगे? हाईली स्टेबल। बेचारा हाइड्रोजन कहता है चलो कर देते हैं। ऐसे करके सब शेयर कर दिया इसके साथ शेयर कर दिया। ठीक है। अब इस तरह से कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और ये भी क्या हो चुका है? हाईली स्टेबल। देखो दोनों का काम हो गया। हाईली स्टेबल। देखो दोनों का काम हो गया। कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका? मीथेन का। इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है? मीथेन का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो थोड़ा सा लिख देते हैं ना, इसको मिटाते हैं। इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका? मीथेन का। इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका? मीथेन का। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। मीथेन क्या होता है? गैस होता है। मीथेन गैस को और क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं, क्योंकि दलदली क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्स गैस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। ये था तुम्हारा किसका फॉर्मेशन? मीथेन का फॉर्मेशन था। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने की बात किया जाए तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। देखो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा सा पहले पानी पी लेते हैं भाई। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा बनेगा। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, ये हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ। ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? मीथेन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। यहाँ पे पूछेगा आपसे सिग्मा बॉन्ड का संख्या। सिंगल बॉन्ड हमेशा कैसा होता है? सिग्मा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ संख्या इसका कितना होगा? 4। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा पाई बॉन्ड, क्या पूछेगा? पाई बॉन्ड। कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है नहीं, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड का संख्या कितना होगा? 0। लड्डू। कितना होगा? लड्डू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। तो आज के लिए इतना ही बाबू। बाकी का आगे पढ़ाते इसमें छोटा सा टॉपिक रह चुका है जो आपका प्रॉपर्टी पढ़ना होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, वो वाला थोड़ा सा रह गया है। इसको कल के क्लास में छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा, 10-15 मिनट का, ख़त्म कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।